हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है एसएमई आईपीओ। मतलब एसएमई आईपीओ जो है सो आज का टॉपिक है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीने में मतलब कि कुछ एक दो दो तीन महीने में कम इस बार जो है सो बहुत ही ज़्यादा एसएमई आईपीओ आए। और अभी रेगुलर डेली अगर देखें, डेली 2 से 3 एसएमई आईपीओ जो है सो ओपन रहते हैं मार्केट में, जो कि आज इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेयर मार्केट का। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलते हैं अब हम लोग एसएमई आईपीओ के टॉपिक पर। तो गाइज, हम लोग यहाँ पे आज टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, पहला है एसएमई आईपीओ है क्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एसएमई आईपीओ और मेन आईपीओ के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होती है। उसके बाद हम लोग इसके ड्रॉबैक जानेंगे कि इसका क्या कमी है, इसमें क्या रिस्की है। और उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे कि क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। और उसके बाद हम लोग लास्ट जो है उसमें जानेंगे कि इस आईपीओ को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं, पहला टॉपिक हम लोगों का व्हाट इज एसएमई आईपीओ, जो कि एसएमई आईपीओ है क्या। तो गाइस, एसएमई आईपीओ इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। मतलब मीडियम इंटरप्राइजेज इस आईपीओ का फुल फॉर्म होता है, जो कि कह सकते हैं ये आईपीओ जो है मेन आईपीओ से बहुत ही छोटी आईपीओ होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत छोटा आईपीओ होता है, इसका लॉट साइज बहुत ही बड़ी होती है, अमाउंट भी बहुत बड़ा पे करना पड़ता है। तो ये है एसएमई आईपीओ। अब हम लोग जानेंगे आईपीओ का डिफरेंसेस। तो गाइज, मार्केट में दो आईपीओ को जो सो डिवाइड किया गया है। पहला है एसएमई आईपीओ, दूसरा है मेन लाइन आईपीओ। इन दोनों को डिवाइड किया गया है। एसएमई आईपीओ होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आईपीओ। मेन लाइन आईपीओ होता है जो कि मेन आईपीओ होती है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज एनएससी बीएससी पे लिस्टेड होती है, उसको बोलते हैं मेन लाइन आईपीओ। और एसएमई आईपीओ जो होती है वो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ही जो है सो अप्रूवल मिलता है, क्योंकि मेन लाइन आईपीओ जो सेबी के द्वारा अप्रूवल मिलता है और एसएमई आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा अप्रूवल मिलता है। और ये जो एसएमई आईपीओ होती है ये मतलब कि एनएससी या बीएससी की वेबसाइट पे जो सो यहाँ पे लिस्टेड नहीं होती है, बल्कि इनके लिए एसएमई आईपीओ के लिए एक अलग वेबसाइट होती है। इसके लिए एक अलग मतलब क्राइटेरिया होती है। मतलब कि एसएमई आईपीओ के लिए तो अगर ये एनएससी एसएमई में लिस्टेड होगा, एसएमई आईपीओ अगर एनएससी में लिस्टेड होना है तो इसको एनएससी एसएमई में लिस्टेड होना होगा। अगर ये बीएससी में लिस्टेड हो रही है, बीएससी के द्वारा अप्रूवल दिया गया, तो इसको बीएससी एसएमई में लिस्टेड होना होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इस आईपीओ के जो सो डिफरेंसेस में, जो कि एसएमई आईपीओ और मेन लाइन आईपीओ का जो डिफरेंस है। गाइस, आप लोग डिफरेंस पे क्लियर समझ में आ जाएगा कि आईपीओ आखिर है क्या। एसएमई आईपीओ कंप्लीट जो है सो एक पूरा एक्सप्लेनेशन आपको जो है सो जब डिफरेंस मैं बताऊंगा तब आपको सब कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट है हम लोगों का पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल वो अमाउंट होता है गाइस जो कंपनी जब जो है सो शेयर होल्डर्स के द्वारा, मतलब शेयर्स का, स्टॉक का जो शेयर्स होता है उसको एक्सचेंज करने में जो अमाउंट रिसीव होता है शेयर होल्डर से, उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप कैपिटल। जो कि यहाँ पे कह सकते हैं पेड अप कैपिटल जो है ये मतलब कि कंपनी जब कोई शेयर्स को प्राइमरी मार्केट जैसे आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली, इन्वेस्टर्स को जैसे प्राइमरी मार्केट में जब कोई कंपनी अपने पेड अप जो कंपनी जो अपने शेयर्स को सेल करती है तो उसको हम लोग पेड अप कैपिटल बोलते हैं। जिसमें अगर हम यहाँ पे आईपीओ की बात करेंगे तो आईपीओ का जो यहाँ पे पेड अप कैपिटल होता है ये मिनिमम 10 करोड़ का होना चाहिए। मतलब मिनिमम 10 करोड़ होती है। और एसएमई और मैक्सिमम इसका जो सो कोई भी मतलब मैक्सिमम कितना भी हो सकता है 10 करोड़ से, मतलब 1000 करोड़ भी हो सकती है, 1 लाख करोड़ भी, 10 लाख करोड़ का भी ये आईपीओ हो सकता है। लेकिन वैसे अभी फिलहाल तो 1 लाख करोड़ का आईपीओ आया नहीं अभी तक। 10,000 करोड़ का आईपीओ आया है, 20,000 करोड़ तक का आईपीओ आया है। और जो दूसरा है एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ का जो पेड अप कैपिटल होती है ये होता है 1 to 25 करोड़ का। मतलब कि 1 से 25 करोड़ के बीच का जो है ये आईपीओ होता है, पेड अप कैपिटल होता है। मतलब कि मार्केट से कंपनी अगर फंड रेज करेगी तो वो 1 से 25 करोड़ के आसपास का जो है यहाँ पे फंड रेज करेगा। मतलब फंड्स जो है सो अपने शेयर्स को जो है सेल करेगी 25 करोड़ तक का। और मेन लाइन आईपीओ में मिनिमम 10 करोड़ का जो है सो शेयर्स जो है सो यहाँ पे सेल करेगी। तो ये था पेड अप कैपिटल। और नेक्स्ट जो डिफरेंसेस है कंपनी का आईपीओ, वो है अंडर राइटिंग, आईपीओ अंडर राइटिंग। जो कि आईपीओ अंडर राइटिंग जो होता है ये इन्वेस्टमेंट बैंक, एक तरह से मान लीजिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट बैंक होता है जो कि आईपीओ स्पेशलिस्ट को जो है एम्प्लॉय करता है। मतलब कि कह सकते हैं आईपीओ का किस तरह से काम करती है, आईपीओ क्या है, इन सभी चीज़ों को जैसे स्पेशली जो होता है आईपीओ से जो मतलब जो आईपीओ के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको एम्प्लॉय करती है एक इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि अंडर राइटर ही कहलाता है उसको। और इस बैंक, ये जो बैंकर्स होते हैं ये बैंकर्स इंश्योर करते हैं कि फर्म जो है, जो कंपनी, जैसे मान लीजिए XYZ कंपनी है, एक आपको मैं अभी बता देता हूँ, XYZ हो गया एसएमई आईपीओ, और ABC कंपनी जो है वो मेन लाइन आईपीओ। तो हम लोग इस तरह समझेंगे, जब भी मैं ABC कहूँगा तो आप लोग मेन लाइन आईपीओ समझिए, XYZ कहूँगा तो आप लोग एसएमई आईपीओ समझ सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं अगर ABC IPO की बात करूँगा तो यहाँ पे IPO जो कोई फर्म होती है, कंपनी जो होता है, वो सभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए जो सेटिस्फाई होना चाहिए। जो फर्म होती है सभी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कह सकते हैं यहाँ पे अप्रोप्रिएट बॉडीज़ का फिल करना, प्लस जो इसकी जो फ़ी है और जितने भी मैंडेटरी फिनेंशियल डेटा है उन सभी को जो सो पब्लिक में जो सो अवेलेबल कराना, अप्रोप्रिएट जो सो बॉडीज़ को यहाँ पे फिल करना, इन सभी चीज़ों का जो है सो यहाँ पे और सभी फीस को जो डिपॉजिट करना, इन सभी जो है सो अंडर राइटिंग के थ्रू होता है। और अंडर राइटिंग के थ्रू होता है गाइस, तो अगर मान लीजिए SME कंपनी है, SME कंपनी जो हो गया जैसे XYZ, तो ये इसके लिए जो मैंडेटरी है, मतलब ये जो सो अंडर राइटिंग उसको करना ज़रूरी है। SME IPO जो होती है उसको मैंडेटरी की है कि करना ज़रूरी है, इसमें अप्रूवल लेना ज़रूरी है। लेकिन मेन लाइन IPO को क्या है कि इसमें कोई भी मैंडेटरी नहीं, मतलब कोई भी इतना, मतलब कि कह सकते इसमें मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरत इसमें नहीं है कि इसको लेना ही पड़ेगा, अंडर राइटिंग करना पड़ेगा। तो ये तो थी IPO अंडर राइटिंग जो है सो डिफरेंसेस। अब हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड का डिफरेंस, ये सॉरी गाइस, उससे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे ये IPO का जो नॉर्म्स है उस पर हम लोग देख लेते, जिसको हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो जो मेन IPO होती है वो होता है स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स, मतलब स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स मिलती है, मतलब बहुत ही कड़ी रुख अपनाती है, बहुत ही कड़ा इसका जो है सो रूल होता है। और इसमें जो है इसके अंदर जो है मतलब कि जो इसका जो रूल्स और प्रोसीजर डिटेल्स वगैरह है उसको अटेंशन के लिए बहुत ही स्ट्रिक्टनेस मतलब कि रिक्वायरमेंट होता है, स्ट्रिक्ट मतलब रिक्वायर करती है। लेकिन SME IPO जो होती है वो बहुत रिलैक्स नॉर्म्स, मतलब कि उसमें उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं होता है, क्योंकि ये मेन लाइन IPO होती है वो सेबी के द्वारा अप्रूवल होती है। और सेबी के द्वारा जब भी अप्रूवल होगा गाइज, तो वो जो होती है उसको मार्केट में मतलब कि आने के लिए उसको अपने बहुत सारे रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। सेबी के पास बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। लेकिन इसी कारण से मेन लाइन IPO को जो है सो उसको बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो करने, स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉलो करना होता है। लेकिन SME IPO क्या होता है कि ये जो सो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है सो यहाँ पे लिस्टेड होता है, मार्केट में आती है, तो इसके लिए इसको जो थोड़ा सा छूट मिलती है, रिलैक्स नॉर्म्स मिलता है, इसको छूट मिलती है थोड़ा सा इसके स्ट्रिक्टनेस में। तो ये तो थी ट्रैक रिकॉर्ड के डिफरेंसेस। तो अभी जैसा मैंने भी कहा कि जब नॉर्म्स के बारे में मैंने बताया, डॉक्यूमेंट ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में, तो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स बताया, जो कि अब उसके उसी के बेसिस पे एक और डिफरेंसेस है डॉक्यूमेंट चेक बाई, जो मैंने उसी में थोड़ा सा कवर किया था। अगर देखिएगा तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है NSE और एक है BSE, ये 2 स्टॉक एक्सचेंज है। और कोई भी IPO अगर इन दोनों में लिस्टेड होना होता है तो मेन लाइन IPO जो होती है उसको सेबी के द्वारा अप्रूवल लिया जाना पड़ता है, मतलब सेबी में अपना फाइल जो है सो ड्राफ्ट को जो फाइल करना पड़ता है, जिसको हम लोग DRHP कहते हैं, वो फाइल करनी पड़ती है। उसके बाद उसको जो है सो अप्रूवल जब तक सेबी से नहीं मिलेगी तब तक वो NSE या BSE में लिस्टेड होने के लिए IPO आएगी नहीं, IPO जो है सो ओपन नहीं होगा और अप्रूवल नहीं मिलेगा। और लेकिन SME IPO जो होती है इसको NSE BSE में लिस्टेड होने के लिए सेबी से कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, मतलब सेबी से इसको कोई मतलब नहीं, इसको सेबी से अप्रूवल नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, क्योंकि SME IPO को स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल मिलना चाहिए, मतलब NSE या तो BSE, इन दोनों में से किसी एक से अप्रूवल मिलना चाहिए। और NSE से जो अप्रूवल मिलता है वो NSE, इसका जो सो एक अलग क्राइटेरिया, अलग वेबसाइट होती है इसको SME IPO को चेक करने का। तो SME मान लीजिए NSE में अगर ये लिस्टेड हो रहा है, मान XYZ कंपनी, तो उसको NSE SME में चेक करना होगा। इसका वेबसाइट होता है, अलग वेबसाइट होता है NSE SME, जिसको हम लोग NSE इमर्ज भी कहते हैं। और दूसरा अगर मान लीजिए BSE में अगर लिस्टेड और BSE के द्वारा अगर अप्रूवल मिला है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि BSE के द्वारा अप्रूवल मिला है तो BSE में उसको लिस्टेड होगा तो वो BSE SME कहलाएगी। तो ये थी डॉक्यूमेंट चेक डिफरेंसेस मेन लाइन IPO और SME IPO पे। अब बात करेंगे टाइम फ्रेम का। तो गाइज जब भी कोई IPO आती है तो जो IPO होता है, ये IPO मतलब कि कह सकते हैं कि अभी मान लीजिए IPO आया तो इससे जो मेन लाइन IPO जो होती है, मेन IPO जो होता है उसको मतलब 6 महीने बाद का जो है सो टाइम फ्रेम दिया जाता है। लेकिन मेन लाइन जो SME होता है, SME IPO, इसको 3 से 4 महीने तक का टाइम फ्रेम दिया जाता है मार्केट में रहने के लिए, 3 से 4 महीने तक का। तो ये थी टाइम फ्रेम डिफरेंसेस। अब हम लोग नेक्स्ट जो इसका जो टॉपिक है एप्लीकेशन साइज की। गाइज इसमें अगर देखिएगा तो IPO जो होता है, मेन लाइन IPO जो होती है उसको 10,000 से 10K से 15K तक का अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है। SME IPO को मतलब आप इसमें छोटा सा अमाउंट आप पे कर सकते हैं, छोटी सी अमाउंट पे करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन SME IPO क्या होती है कि इसमें आपको 1 लाख से आपको
1.5 लाख तक का जो है अमाउंट पे करना पड़ता है। मतलब एसएमई आईपीओ में आपको ह्यूज अमाउंट को पे करना पड़ता है और मेन लाइन आईपीओ में आपको छोटी अमाउंट पे करनी पड़ती है। लेकिन मेन लाइन आईपीओ और एसएमई आईपीओ में इसी के टॉपिक में एक और डिफरेंसेस है कि मेन लाइन आईपीओ जो होती है जब ये लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो मेन लाइन आईपीओ का आप मतलब कि नंबर्स ऑफ शेयर्स में आप सेल कर सकते हैं। मतलब आप मान लीजिए आपके पास 10 लॉट की साइज़ है और अगर आप 5 शेयर्स को होल्ड करना चाहते हो और 5 शेयर्स को आप सेल करना चाहते हैं तो आप मेन लाइन आईपीओ में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एसएमई आईपीओ में इसका अपोजिट होता है। अगर एसएमई आईपीओ का मान लीजिए XYZ कंपनी है, उसका अगर लॉट साइज 10 शेयर्स की है तो आप उसमें 5 शेयर्स बेच करके 5 शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते। इसमें आपको 10 शेयर्स की लॉट साइज है, 10 शेयर्स ही आप बेच सकते हैं। मतलब 10 के मल्टीपल में जितने शेयर्स होंगे आप, जितने लॉट्स होंगे, आपको 10 के मल्टीपल में जैसे 10, 20, 30, 40, 50, मान लीजिए अगर आप 55 या 56 अगर बेचना चाहते हैं तो आप शेयर्स को नहीं बेच सकते, बल्कि आप 10 के मल्टीपल में ही शेयर्स को आपको बेचना पड़ेगा एसएमई आईपीओ में जब ये लिस्टेड होगी तब। तो इस तरह से एसएमई आईपीओ का जो लॉट साइज में काम करती है, लेकिन मेन लाइन आईपीओ जो होता है ये नंबर्स में काम करती है, नंबर ऑफ शेयर्स में काम करती है। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट जो डिफरेंसेस है, मिनिमम आईपीओ अलॉटेज, जिसमें से आईपीओ जो है 1000 का जो है मिनिमम अलॉटेज होने चाहिए और एसएमई आईपीओ में 50 अलॉटेज होने चाहिए। तो ये तो थी। अब हम लोग का यहाँ पे जो नेक्स्ट जो डिफरेंसेस है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जो कि अगर देखिएगा तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई फिनेंशियल ईयर है, ओके, तो मान लीजिए 23 फिनेंशियल ईयर है और मेरे पास ABC कंपनी है, आईपीओ से मेन लाइन आईपीओ है, और XYZ जो है ये एसएमई आईपीओ, जैसे मैंने वीडियो में कहा था कुछ टाइम पहले। मान लीजिए जो ABC कंपनी है जो मेन लाइन आईपीओ है वो जैसा कि जानते हैं फिनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4। जैसे इंडिया में अगर देखिएगा तो अप्रैल महीने से फर्स्ट क्वार्टर शुरू होते हैं। जैसे अप्रैल महीने का फर्स्ट क्वार्टर से शुरू होती है, जून फर्स्ट क्वार्टर होगा, सितंबर सेकंड क्वार्टर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर और मार्च फोर्थ क्वार्टर। तो जो मेन आईपीओ होती है ABC मेन आईपीओ जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट पे करेगी, मतलब कि पब्लिश करेगा, मतलब कि साल में 1 ईयर में वो 4 टाइम्स जो है सो अपने रिजल्ट्स को ये पब्लिश करेगी मार्केट में, मतलब अपने रिजल्ट्स को पेश करेगी मार्केट में शेयर होल्डर्स के पास। लेकिन एसएमई आईपीओ जो होती है ये हाफ ईयरली रिजल्ट पे करती है, मतलब कि एक साल में 2 बार रिजल्ट पे करेगा ये, मतलब हाफ ईयरली, मतलब कि 2 हाफ रिजल्ट पे करेगी। जैसे मान लीजिए अप्रैल से सितंबर महीने तक का रिजल्ट पे करेगी, फिर उसके पब्लिश करेगा, फिर उसके बाद अक्टूबर से मार्च महीने तक का रिजल्ट पब्लिश करेगी। तो मतलब कि एसएमई आईपीओ जो होता है ये 2 बार ही रिजल्ट पे करती है, रिक्वायरमेंट होता है 2 बार करना जरूरी है, लेकिन मिनिमम है गाइज, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मिनिमम बात कर रहा हूँ। और मेन लाइन आईपीओ जो होता है ये क्वार्टरली रिजल्ट को जो है सो पे करता है, मतलब पब्लिश करती है मार्केट में शेयर होल्डर्स के पास। मिनिमम 4 बार जो सो पब्लिश करना होता है एक साल में, और बाकी मेन एसएमई आईपीओ को 2 बार कम से कम पब्लिश करना पड़ता है। उसके बाद आप जितना भी पब्लिश कर सकते हैं। अब बात करेंगे ड्रॉबैक की। तो गाइज अगर एसएमई आईपीओ की बात करूं मैं, अब आते हैं हम लोग एसएमई, तो डिफरेंसेस हम लोग देख चुके हैं आईपीओ, मेन लाइन आईपीओ और एसएमई आईपीओ पे। ड्रॉबैक क्या है, कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। एसएमई आईपीओ जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इसका जो है सो देख सकते बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसमें जो है सो लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू होता है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी सप्लाई जो है सो बहुत होती है लेकिन डिमांड उतना नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई उतना नहीं कर पाती है, इस वजह से इसमें लिक्विडिटी इशू भी होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है इसमें लोअर सर्किट भी लगती हुई नजर आती है। जैसे मान लीजिए अगर सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, तो लोअर सर्किट तुरंत लग जाएगी, क्योंकि एक तो ये लॉट्स में ये सो इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस इसमें जो है लॉट्स में इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ कंपनी जो है फंड्स की भी बहुत ज़्यादा इशू होती है। तो इसकी वजह से या तो ये कभी लोअर सर्किट लग जाती है या तो कभी हायर सर्किट अपर सर्किट लग जाती है। तो ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कंपनी, और प्लस इसमें आपको ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता है, क्योंकि मेन लाइन आईपीओ में 10 से 15,000 पे करना पड़ता है अप्लाई करने के लिए, लेकिन एसएमई आईपीओ में 1 से 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट पे करना पड़ता है अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, एसएमई अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एक ड्रॉबैक है किसी भी आईपीओ का। क्योंकि आईपीओ जो होती है ये मतलब कह सकते हैं गाइज कि आईपीओ का यहाँ पे जो सो बहुत बड़ी अमाउंट लॉट्स में पे करना पड़ता है, लॉट्स में लेना पड़ता है, लॉट्स में बेचना पड़ता है, इस वजह से लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा इशू होती है, और प्लस पेड अप कैपिटल भी बहुत ही कम होता है इस आईपीओ का। अब हम लोग अगर कंक्लूजन की बात करें तो गाइस इसमें एक एडवांटेज भी है। अभी तो हम लोग इसका डिसएडवांटेज देखे, ड्रॉबैक देखे, अब इसका एडवांटेज देखेंगे कि ये जो आईपीओ होती है ये बहुत ही शानदार लिस्टिंग देती है। जब भी कोई ये आईपीओ आता है, जब भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है तो लगभग बहुत ही शानदार लिस्टिंग होती है। 50 कभी 100% का रिटर्न दे देगी, कभी 150% का रिटर्न दे देगी, कभी 50% का लिस्टिंग डे के दिन रिटर्न दे देगी। मतलब ये आईपीओ एक तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, प्लस यहाँ पे रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे गाइस अगर देखिएगा तो स्टॉक एक्सचेंज में जितना ज़्यादा रिस्क है
उतना ज़्यादा रिटर्न्स भी है और उतना ही ज़्यादा डूबता भी है पैसा। मतलब कि पैसा जो है सो पूरी तरह से कैपिटल आपका जो है पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा जो है प्रॉफिट भी मिलेगी और उतना ही ज़्यादा रिस्क भी है। तो इसलिए इसमें जो है रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें प्रॉफिट्स भी बहुत ज़्यादा कंपनी बना के देता है, बहुत ज़्यादा पैसा देती है बना के। लेकिन इस आईपीओ में क्या, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मीडियम टर्म के लिए करते हैं, तो गाइज ये बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है। लेकिन अगर आप इसको 4 से 5 साल में के लिए इन्वेस्टमेंट करिएगा, 4 से 5 साल, सॉरी गाइज, 4 से 5 साल के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो यहाँ पे इसमें जो है आपकी एक अच्छी रिटर्न्स कंपनी आने वाले टाइम में बना के देती है, बहुत ही अच्छा रिटर्न्स कंपनी बना के देता है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलता है इसके 4 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट्स पे। तो गाइज अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांटेज है कंपनी का। अब हम बात करेंगे इसका अप्लाई कैसे करना चाहिए, हाउ टू अप्लाई एन SME IPO। तो हम लोग, मेरे पास गाइज जेरोधा की डीमैट अकाउंट है, मैं जेरोधा से ही मैं मेनली अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं 2 डीमैट अकाउंट यूज़ करता हूँ। पहला है एंजल वन, दूसरा है जेरोधा। तो मैं एंजल वन से जो यूज़ करता हूँ गाइज, एंजल वन जो है ये SME IPO को अप्लाई करने का ऑफर नहीं देती है, लेकिन जेरोधा जो है SME IPO का अप्लाई करने को ऑफर देती है। और जेरोधा में ब्रोकरेज चार्जेस भी कम है, लेकिन एंजल वन थोड़ी सी ब्रोकरेज चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर आप लोग के पास डीमैट अकाउंट नहीं है गाइस, तो आप जेरोधा या एंजल वन दोनों में से किसी में भी आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है। आप लोग जेरोधा में अगर अप्लाई करते हैं गाइस, तो 200 रुपये का आपको ओपनिंग चार्ज लगेंगे। एंजल वन में कीजिएगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप SME IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो जेरोधा बेस्ट प्लेटफॉर्म है SME IPO में अप्लाई करने के लिए। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं, मेरा जेरोधा का अकाउंट मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिए मैं होम पेज पे आ चुका हूँ। आप गूगल में जाके अपना जो जेरोधा का जो लिंक है उसको आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपके एप्लीकेशन से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसके लिंक वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑर्डर बुक में जाऊँगा। ऑर्डर बुक में जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए आपको ऑर्डर, DGTT, बास्केट्स, SIP, अलर्ट्स, IPO, ये सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो आपको IPO पे क्लिक करना है। जैसे आप IPO पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको IPO यहाँ पे शो कर जाएगी। जैसे अरिहंत अकेडमी अभी SME IPO है, डोलेक्स SME IPO ओपन हो चुका है, यहाँ पे ओपन हुआ है, उमा ओपन हो चुका है SME IPO में, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे मेनली जो सभी 3 IPO जैसे ओपन हुआ है, लेकिन ओपन चल रहा है मेन और SME IPO मिला के, जो कि तीनों SME IPO। अब इसमें क्या करना है कि अब इसमें तो गाइज हम लोग यहाँ पे अरिहंत पे मैं एक IPO का डेमो देता हूँ। अरिहंत पे मैं मान लीजिए क्लिक करता हूँ, तो आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इंडिविजुअल इन्वेस्टर का, तो इंडिविजुअल पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं गाइज आपका यहाँ पे आ चुके हैं आप लोग। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है UPI ID। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला है इन्वेस्टर टाइप, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, फिर उसके बाद इशू डेट्स यहाँ वगैरह, यहाँ पे नंबर ऑफ साइज, यहाँ पे शेयर्स दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, लॉट साइज दिख रहा है, डिस्काउंट दिख रहा है, ये सभी आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे एक आपको हेडलाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, एक इंपॉर्टेंट नोटिस दे रहा है कि ये जो कि SME IPO है, SME जो स्टॉक जो SME पे ये सेगमेंट में बिलोंग करेगा, और इसमें जो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रिस्क बहुत ज़्यादा हो, बहुत कम होगा, और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसा भी मैंने बताया था इसके ड्रॉबैक में कि लिक्विडिटी का इशू होता है, रिस्कियर बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें जो लगभग 600 शेयर्स की लॉट साइज में ये जो लिस्टेड में जब NSE में लिस्ट होगा उसके बाद ट्रेड करेगी। मतलब कि जैसा भी मैंने कहा था कि इसमें लॉट्स में जैसे ट्रेड होती है। तो मैं इस पर आ चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है UPI का, तो आपको यहाँ पे अपना UPI ID क्लिक करना होगा, एंटर करना होगा। आपका यहाँ पे जो ID होगा वो आपको एंटर करना होगा। यहाँ पे आपका इसको छोड़ देना, यहाँ पे आप प्राइस एंटर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, आपका IPO अप्लाई करने के लिए आपका पेमेंट का जो लिंक है, आप जिस UPI से कर रहे हैं पेमेंट, उसका लिंक आपको आपके पास आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप वहाँ पे से पेमेंट कर सकते हो। तो आपका ये IPO का जैसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस जिस तरह से आप लोग इस IPO का सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और गाइस अगर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे वीडियोस बनाने का। और गाइस अगर मैंने इस वीडियो में बहुत सारी डिफरेंस चीज़ों को डिस्कस किया, कवर किया है। जैसे मैंने इसमें आपको कवर किया है SME IPO क्या है, और उसके साथ साथ इसके हम लोग डिफरेंसेस डिस्कस किए, SME IPO और मेन लाइन IPO पे डिफरेंसेस डिस्कस किए, जिसमें मैंने SME IPO का कंप्लीट एनालिसिस कर दिया डिफरेंसेस के थ्रू, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। क्योंकि लोगों को जो है मेन लाइन IPO के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन SME IPO के बारे में उतना कुछ नहीं पता। अगर आपको भी मेन लाइन IPO के बारे में उतना नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मैं इस पर जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा IPO पे, जिसमें मैं कंप्लीट एनालिसिस करूँगा। इसके साथ हम लोग इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस किया हूँ। इसके साथ साथ हम लोग इसका IPO का जो है सो यहाँ पे ड्रॉबैक के बारे में डिस्कस किया हूँ। कंक्लूजन पे आया हूँ कि क्या करना चाहिए। तो गाइज अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।